तो आज लोग बुलाए, जल्लाद बुलाए, जल्लादों को आगे ले जाओ जंगल में जाकर मार के आओ इसको। क्यों देखें इसका मुंह? तो हम दोनों ने कहा कि इस बच्चे को अपने किसी जंगली जानवर की गुफा के अंदर फेंक देते हैं, जानवर खा जाएगा, तो अपने भी पाप नहीं लगेगा। क्या हुआ? जब एक आदमी है और शेरों के साथ रहता है, शेरों की तरह चिल्लाता, गुर्राता, वैसे खाता पीता और शेरों को पीटता है। ऐसी कहानियां हैं कि राव सिंहा के जो पिताजी थे उनका नाम था सेतराम जी। क्या नाम था? सेतराम जी के 100 बेटे थे। कितने बेटे थे? मैंने बताया था, ये कोई बड़ी बात। ये जो मेवाड़ में भीम सिंह पड़े हैं ना, जो अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं, कब संधि करते हैं? 1800। इनके 100 थे, 95 थे। 1818 में 95 है, तो ये तो 1240 है ना। 700-800 साल पहले कबीले थे जी, 25-25 रानियां, एक एक रानी की 4-4 भी हुए थे, कितने हो गए? और सेतराम जी के बारे में तो दो है कि सेतराम जी के 100 बेटे थे कि गुणचा सा सीओ बड़ो सीए बड़ा 50। बोलो देखे, गुणचा सा सीओ बड़ो सीए बड़ा 49 से सिया बड़ा था, मतलब 49 से बड़ा कौन है? सिया। सिया बड़ा 50, सीए से बड़े कितने हैं? 49 से सिया बड़ा, 49 सीए से छोटे, फिर 50वें नंबर पे कौन आ गया? सिया। और फिर सीए से बड़े और कितने? तो 50 और 50 हो गए। 49 सीओ बड़ो और सीए बड़ा, सीए से बड़े और कितने हैं? तो सीए से बड़े 50 थे, 51 नंबर पे सिया हुआ, और सीए के बाद और कितने हो गए? 49। कितने हो गए? 49। तो सिया कितने नंबर पे हो गए? 51। तो सीए से बड़े 50, तो पहले 50 हो गए, फिर 51 पे कौन हो गया? सिया। उसके बाद 49 और हुए, टोटल कितने हो गए? तो 49 सीओ बड़ो और सीए बड़ा 50। अच्छा, सिया जब पैदा हुए तो अब तो जैसे घड़ियां आ गई है ना, तो घड़ियां आ गई तो अपने टाबर का टाइम लिख लेते हैं, 3:48:26। इतने पे बच्चा हुआ। फिर पंडित जी कहते हैं, पंडित जी बना दो जन्म पत्री। और पंडित जी जन्म पत्री बना, कहते हैं राजयोग है क्या इसके? ये आगे चल के पक्का पक्का आईएएस बनेगा। और अपने घर वालों को सबको भी लगता है कि क्या है? राज। और पंडित जी सबकी कुकुपत्रियों में राजयोगी बताते हैं। मेरे कुकुपत्री में पंडित जी ने लिख के दिया कि इसके क्या है, तो मुझे लगा कि अपना तो आरएस में सिलेक्शन, लेकिन सिलेक्शन नहीं। तो पंडित जी झूठ बोलते हैं। और मैंने कहा पंडित जी यार झूठे हो, और आपने कहा था कि राजयोग अगर यहां सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो राजयोग का है। पंडित जी ने कहा यार छोटा सोचता है, मंत्री बनेगा तू मंत्री। अच्छा लगता है ये सुनना, तो किसको बुरा लगता है ना? पंडित जी प्रधानमंत्री कहते थे तो भी मुझे अच्छा ही लगता। हाँ यार, पंडित जी ने कहा लाओ तो 500 रुपए और दो। इतनी अच्छी बात बताई। पंडित जी सबकी क्या बताते हैं? राज। तो उन्होंने, अब तो जैसे टाइम लिख लेते हैं, उस टाइम तो लिखने का होता नहीं था। तो पहले क्या होता कि सूर्य की छाया जहां पे पड़ रही है ना, वहां पे लाइन खींचते, या चांद की लाइन जहां पे पड़ रही है, सॉरी रोशनी जहां पड़ रही है वहां क्या खींचते थे? लाइन। राइट टाइम सूर्य और चांद के अनुसार ही तो होता है। मैं कहता हूँ आज भी गांव में दादाजी जो उम्र के लोग है ना, वो यूं मकान की छाया देके कह देते हैं 3 बजे की चाय बना लो। कोई घड़ी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, 3 बजे की चाय बना लो। आप क्या पता 3 बजे की छाया आ गई। रात को बता देंगे 4 बजे की। कैसे पता आपको 4 बजे की? कीर्तियां, कीर्तियां ढल गई, तारों में नाम है कीर्तियां, हिरण्या। ये हिरण्या आ गई, कीर्तियां ढल गई, इसका मतलब इतना टाइम तो हो गया। और लगभग वही टाइम रहता है, 5-7-10 मिनट ऊपर नीचे मान लो, बाकी लगभग वो का वो टाइम रहता है। तो पंडित जी तो एग्जैक्टली बता देते होंगे पंचांग देख के। क्या है तो कहते सिया जब पैदा हुए तो वो जो नर्स थी, दाई, दाई बोलते हैं अपने, दाई, बच्चा करवाने वाली जो दाई होती है, उसको जिम्मेदारी थी भाई तू बच्चा पैदा होते लाइन लगाना। वो बेचारी लाइन लगानी भूल गई, तो उसको आधे घंटे बाद हो जाएगा, लाइन तो लगाई नहीं, राजा आती लाइन पूछेगा, तो उसने आधे घंटे बाद जाके लाइन खींच दी। मतलब कौन पूछ रहा है यहाँ पे? और अपने कहते हैं भाई पल पल में ग्रह नक्षत्र क्या हो जाते हैं? चेंज। आए राजा, आए सेतराम जी, आए पंडित जी को लेके, पंडित जी बेटा हुआ है, ये लाइन देखो, लाइन देके बताओ बेटे का भाग्य क्या है। पंडित जी ने लाइन देखी, पंडित जी ने कहा तो बहुत गलत घड़ियों में बच्चा पैदा हो गया है, और यदि इस बच्चे का मुंह इसका बाप देख लेगा तो मर जाएगा। सेतराम जी का आपने देखना ही क्यों है मुंह? आपने कौन सी कमी है पहले से, और कौन सी कमी हो जाएगी? भाई को खुद भी पूरा कॉन्फिडेंस था। और हाथों हाथ लोग बुलाए, जल्लाद बुलाए, जल्लादों को आगे ले जाओ जंगल में जाकर मार के आओ इसको। क्यों देखें इसका मुंह? तो मुंह देखे गए तो बाद में आगे बढ़कर बाप के लिए अनिष्टकारी होगा, हानिकारी होगा। और जल्लाद उसको जंगल में लेके गए, और जल्लादों का कलेजा नहीं माना कि इस बच्चे को मार दे। उनको लगा एक दिन का टाबर है, मारा कैसे जाए।
और उनको लगा कि यार नहीं मारा तो राजा जाते अपने को मारेगा, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को अपने किसी जंगली जानवर की गुफा के अंदर फेंक देते हैं, जानवर खा जाएगा, तो अपने भी पाप नहीं लगेगा। तो एक कोई गुफा दिखी, गुफा के अंदर फेंक के चले। कहानियां ऐसी है कि गुफा कोई शेर की थी, शेरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था। शेरनी अपने बच्चे को लेकर सो रही थी, वो लुढ़कता लुढ़कता उसके पास जाके गिर गया। शेरनी जागी, तब उसको लगा मेरे दो बच्चे हैं, और शेरनी ने उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। डार्विन कहता है अनुकूलन का सिद्धांत, व्यक्ति जैसे माहौल के अंदर रहता है वैसा ही हो जाता है। और वो जो मनुष्य का बच्चा है लेकिन फिर भी वो शेरों के साथ रहा, तो किसकी तरह बर्ताव करने लगा। अब वो सीधा लंबा होकर नहीं चलता था, हाथों को भी उसने पैर बना लिए, वैसे चलता था एकदम एकदम झपट्टे मार मार के शिकार करता, कच्चा मांस खा जाया करता, एकदम वैसे रहा करता हो। अपने पाली में पालीवाल ब्राह्मण रहते। पाली में कौन रहते। पाली अपने ट्रेड सेंटर था, पाली में बहुत अच्छा यहाँ पे व्यापार होता था। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पाली में व्यापार बहुत अच्छा होता था, पर लूटपाट ज्यादा होती, इसलिए नाडोल लेके गए थे लक्ष्मण राज को कि हमारे वहां पे राजा बनाया जाए, बताया था। पाली व्यापारी के अंदर था। पाली में पालीवाल रहते हैं, यहाँ पे कोई राजा नहीं है, व्यवस्था बिगड़ी हुई एकदम। सल्तनत शुरू हो गई थी, सल्तनत शुरू हुई तो इधर उधर लफड़े चल रहे हैं, यहाँ पे कोई राजा बचा नहीं, नाडोल वाले कमजोर हो गए। तो पाली वालों को लगा कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, क्या किया जाए, यार को राजा बाजा लेके आते हैं। पालीवाल ब्राह्मण एक बार बिजनेस करने के लिए यूपी साइड जा रहे थे। जब वो बदायूं के जंगलों के पास से निकल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां जंगलों के अंदर 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं। इतने शेर, और उनमें एक शेर जो चारों शेरों को थप्पड़ मार मार के भगा था। उस एक शेर ने एक शेर का पंजा पकड़ रखा, पंजा पकड़ के फेंक रहा है यूं, दूसरे को यूं रोक रखा है, दो उसके साइड में खड़े। और उन्होंने देखा कि वो शेर जो इस लड़ाई के अंदर जीत रहा है वो मनुष्य है। तो यार ये क्या भयंकर कोतक है, मनुष्य होकर ऐसे कैसे लड़ाई कर रहा है, और शेरों की तरह चल रहा है, वैसे ही बाल उगे हुए हैं उसके, दांत लंबे लंबे, गुर्रा रहा है, मार रहा है उनको। उन्होंने चपले हाथ में ली वहां से, वो बेचारे भागे नागे सेतराम जी के राज्य में पहुंचे। बदायूं के राजा कौन है, सेतराम जी। और सेतराम जी को जाकर कहा कि सेतराम जी आपके जंगलों के अंदर भयंकर आश्चर्यजनक अचंभा घटना देखी है हमने। क्या हुआ। तो अब एक आदमी है और शेरों के साथ रहता है, शेरों की तरह चिल्लाता गुर्राता, वैसे खाता पीता और शेरों को पीटता है। सेतराम जी ने कहा मैं मिला सुबह से, बीच में कोई मजाक करने वाला मिला नहीं। अरे साहब आपको उसकी सौगन है, सच में हमने ऐसा देखा है। ऐसे कैसे हो सकता है, जंगल में ऐसे शेरों के साथ मनुष्य कौन हो सकता है। और वो जल्लाद वहीं बैठा था। वो जल्लाद ने कहा कि सर मेरी सजा माफ करो, तो मैं एक बात बताऊं। राजा सेतराम जी ने कहा कि तेरे 7 खून माफ है। तो बता क्या बात। अगर वो एक दिन आपने एक बच्चा हमें दिया था ना कि मार के आओ जंगल में जाकर, कौन सा। सर वही 51। भाई राजा के खूब सारे थे ना, उस बच्चे को हम मार के नहीं आए थे। तो तुमने क्या किया, हम उसको एक जंगली शेर की गुफा में, जंगली जानवर की गुफा में फेंक के आए थे। हो ना हो ये लड़का वही है। तो सेतराम जी को लगा यार मेरा बच्चा। पर सेतराम जी ने कहा पर उसका तो वो ग्रह नक्षत्र देख के कहा गया था कि वो बच्चा बाप का, यदि उस बच्चे का मुंह बाप देख लेगा तो बाप मर जाएगा। तो दाई को बुलाया, उस दाई ने कहा महाराज माफी करो, मैंने आधे घंटे बाद लाइन खींची थी। बाकी भाग्यशाली बच्चा है, आप तो वापस लाओ इसको। सेना भेजी, सेना भेज के उस शेर को पकड़ के लाया गया। बिना सेना के शेर आए कैसे, हथकड़ियां वथकड़ियां डाल के खड़ा किया, उसको मिनख दिखाया कि मिनख कैसे होते हैं। उसके बाल काटे, दांत आगे से थोड़े सेट के, कपड़े पहनाए उसको। भाई पहले जिंदाबाद था वो। कच्चा मांस खाता था, उसको रोस्टेड खिलाया कि ये भी कोई चीज होती है, ये खा के देख। बोला यार ये बड़ा मामला ठीक है। अब वो वहां पे मनुष्यों के बीच में रहा था, मनुष्यों जैसा बर्ताव करने लग गया। पालीवाल ब्राह्मण थोड़े दिनों बाद वापस लौटे। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने पूछा राजा से, राजा जी हम एक बता गए थे, क्या हुआ। राजा ने कहा थैंक यू यार, वो मेरा बेटा ही है, और ले आए यार उसको। कहाँ पे, ये रहा। सर खाता नहीं, ना 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 ना, कई बार ऐसे गुर्रा लेता है, बाकी अब एकदम सही है मामला, कुछ ही नहीं करता है। यार मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ यार, तुमने मुझे मेरे बेटे से मिलवाया। उनका सर हम तो आपके पास काम ही आए थे, हमारे वहां पाली के अंदर व्यापार होता है लेकिन लूटपाट ज्यादा होती है, हमारे को राजा बचा नहीं। यदि आप कोई राजा भेज दे, अपना कोई बंदा भेज दे, हम उसको टैक्स देंगे, वो हमारी क्या कर देगा, रक्षा। राजा ने कहा यार खूब सारे बेटे हैं, किसी को ले जाओ। उनका किसी को नहीं, इसको भेजो आप। तो पालीवाल ब्राह्मण किसको लेके, वो शेरों के साथ रहा इसलिए नाम रखा गया सिंहा। क्या नाम रखा गया, राव टाइटल वागते सिंहों के साथ रहा इसलिए क्या हो गया, सिंहा। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए आता है, खेड़ को राजधानी बनाता है, पिट्ठू में गायों के लिए लड़ाई होती है, उस लड़ाई के अंदर लड़ता। वाह है बात सुन। अंग्रेजों का जब राज आ गया तो अंग्रेजों का एक बंदा था रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम था,
जिनको 1907 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य का नोबेल पहली बार किसी अंग्रेज को मिला था। वो अंग्रेज कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, जिनकी बुक का नाम है द जंगल बुक। क्या नाम है? द जंगल बुक नाम की एक उन्होंने बुक लिखी। 1907 में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2012 में हॉलीवुड वालों ने उस पर मूवी बनाई। 2012 में उसको ऑस्कर मिला, उस जंगल बुक वाली मूवी। उसमें सेम कहानी है कि एक बच्चा जो है वो जंगल के अंदर जानवरों के साथ रहता है, जानवरों की तरह बर्ताव करता है। ये कहानी राव सिहा की है, जिसको रुडयार्ड किपलिंग मोगली बना गए। आप सबने बचपन से कहानी सुनी होगी, वो कविता गाई होगी आपने, जंगल जंगल बात चली है, चड्डी पहन के फूल खिला है। ओ भाई साहब, इस बार मोगली देखो तो आप समझना कि वो राव सिहा है। कौन है? अपनी कहानी को लोग बेच खाए, अपनी कहानी पे लोग नोबेल जीत गए, लोग ऑस्कर जीत गए, और अपने को अपनी कहानियां बताई। और अब देखो, पर इसमें दूसरा, ये तो चलो दूसरी बात, इस प्रकार की बात है, कहानी है, कहानी के आधार पर ये सब चीजें। बाकायदा आप कभी मेहरानगढ़ का किला देखने जाएंगे, वहां पे फोटो है, पेंटिंग बनी हुई है, जिस पेंटिंग के अंदर एक शेर है जो 4 शेरों को फेंक रहा है, वो शेर राव सिहा है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने तस्वीर देखी होगी, उसके आधार पर अपना कैरेक्टर इमेज कर लिया होगा, उन्होंने बना दी होगी। और एक सवाल दूसरा है कि बंदा पाली क्यों आया? इसको पालीवाल ब्राह्मण इसको कन्नौज से क्यों लाए? क्या राजस्थान में बाकी लोग नहीं थे? कहीं से राजा मांग लेते? यहाँ उनको जाने की, कन्नौज जाने की नौबत क्यों पड़ी? वहां जाके क्यों लेके आए? क्योंकि पाली के पालीवाल ब्राह्मण ये जानते हैं कि किसी टाइम में ये जो इलाका था ये राठौड़ों के पास था। पाली वाला इलाका किसके पास में था? जब राष्ट्रकूट कन्नौज पर कब्जा करते हैं, बीच में 2 बार के लिए तो कब्जा किया था, कन्नौज पर कब्जा करते हैं, तो वो कन्नौज पे बैठे हैं लेकिन राजस्थान तक टैक्स लेते हैं। और जब वो राजस्थान में टैक्स लेते हैं तो पाली को उन्होंने अपना सेंटर बना रखा है, और पाली के अंदर वो अपना बंदा रखते हैं, और वो बंदा उनका क्या लेता है? टैक्स। उस बंदे का नाम है धवल राठौड़। बंदे का नाम क्या है? जो हस्ती कुंडी अभिलेख के अंदर लिखता है, मैंने परमारों की सहायता की, मैंने गोहिलों की सहायता की, लिखता है। अरे इतना शक्तिशाली आदमी, इसका मतलब कोई ना कोई स्ट्रांग बंदा है, तभी तो सबकी सहायता कर रहा है। तो उसके पीछे किसका हाथ है? राष्ट्रकूटों का। वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों का वंशज है, पाली के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे टैक्स लेता है, कन्नौज यहाँ से टैक्स भेजता है, और उसके वंशजों ने यहाँ पे राज किया। उसकी 4-5 पीढ़ियों के नाम है बाकायदा उस अभिलेख के अंदर। बाद में राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में कमजोर हो गए। राष्ट्रकूट कहां कमजोर हो गए? अब आपकी मुख्य अड्डा तो कौन सा है? साउथ। आप वहां कमजोर हो गए तो पाली में आपको टैक्स कौन देगा? तो अब यहां जो अपने राजस्थान वाले बाकी थे, उन्होंने थप्पड़ मारेंगे, भागो यहां से। इसलिए पाली में वो जो लोग थे उनको यहां से वापस निकाल दिया गया होगा। लेकिन पाली वाले जो लोकल निवासी थे, उनके दिमाग में रहा होगा कि किसी टाइम में अपनी रक्षा यहाँ पे राठौड़ किया करते थे, इस बार राठौड़ों को वापस लाएंगे। वो राठौड़ आजकल कहां बैठे? तो कन्नौज के पास बदायूं बैठे, इसलिए बदायूं जाके उस बंदे को वापस लाते हैं। वो बंदा राव सिहा है। समझ में जुड़ी चीजें।